एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है और वो हुआ है टाटा मोटर्स के लिए। जेएलआर के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है और जैसा हम सुबह बात कर रहे थे, ये पहली बार नहीं है कि एक छोटे टर्म के बाद ही कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में एग्जिट होते हुए दिखाए। कुशल हमारे साथ हैं और कुशल ने पिछले 14 सालों का ट्रेंड रिसर्च किया। कुशल, तब से ही जब से इन्होंने जेएलआर का टेक ओवर किया था जी, तो तब से कुशल ने ट्रेंड 14 साल का। वाह, बताएं कुशल, कितनी बार मैनेजमेंट बदलता है। इंटरेस्टिंग चीज लेके आए होंगे फिर तो। सर, खोजने में टाइम लगा और लगातार लिंकेजेस में ढूंढ रहा था कि 14 साल में टाटा मोटर्स के कितने सीए बदले और क्यों बदले। टाटा मोटर्स जेएलआर आई मीन जेएलआर, इंडिया वाले नहीं, जेएलआर के। बताओ जेएलआर के। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है। तो 14 साल में ये 4th सीईओ है जो बदल रहा है, तो यानी कि 5वां सीईओ, इंटरिम सीईओ 14 साल में 5 सीईओ हो जाएंगे। हाँ, सो एक तो ये है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि इसमें जो 4 सीईओज अभी तक बदले हैं, उसमें से 3 सीईओज ने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा ऐसा है कि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो सीधा इम्पैक्ट है, आप देख ही रहे हैं कि कंपनी लगातार ट्रबल वाटर्स में जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिवाइव करती है, फिर कहीं ना कहीं कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से अनिश्चितता लगातार इस काउंटर को लेकर बनी हुई है। अब डेफिनेटली टॉप मैनेजमेंट या लीडरशिप में इस तरह के बड़े बदलाव होते हैं 2 साल के अंतराल में, 18 महीनों के अंतराल में, तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट शेयर होल्डर्स की थॉट प्रोसेस पर भी जाता है कि यहां पर टाटा मोटर्स को लेकर वो क्या करें। तो यहां पर अगर आप देखें तो 2008 में टाटा मोटर्स ने जेएलआर का अधिग्रहण किया था। उसके बाद सबसे पहला जो जेएलआर का सीईओ इन्होंने चुना अधिग्रहण के बाद टाटा ग्रुप ने, वो था डेविड स्मिथ का। तो डेविड स्मिथ जून 2008 में नियुक्त हुए थे एज ए सीईओ। वहां पर उन्होंने केवल 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल से भी कम मैं कहूंगा, 2008 जून में इनकी नियुक्ति हुई थी और जनवरी 2010 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? रीजन अननोन, अभी तक भी नहीं पता। अच्छा, अरे कोई मतलब वो क्लैरिटी वो रीजन की नहीं थी। ऐसा तो दे ही सकता है ना कोई भी। हाँ, मतलब अगर समझो आप इस्तीफा दें और मैं आपसे पूछूं कारण क्या है, आप नहीं बताना चाहते तो मेरे पास क्या क्या पावर है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये बताओ। नहीं तो वो तो बराबर है, निजी कारणों से। निजी कारण कुछ बोल नहीं रहे, सोच रहे हैं आइडिया दे दिया तो क्या होगा। न तो कुशल देने वाला न मैं लेने वाला हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अच्छा, उन्होंने कारण नहीं बताया, चलो जिन कारण बताए उनके बताओ। हाँ, तो जिन्होंने कारण बताया वो आपने कह ही दिया कि निजी कारण। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, सो पर्सनल रीजंस की वजह से ही। बाकी और जो 2 सीईओज ने इस्तीफा दिया, तो अभी तो रिसेंट वाले हैं ही, पर उसके पहले डेविड स्मिथ के बाद कार्ल पीटर फॉस्टर, ये सब आए थे। फरवरी 2010 में इनकी नियुक्ति हुई थी। डेविड स्मिथ के बाद जनवरी 2010 में जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, और ये ग्लोबल सीईओ के तौर पर बने थे। बेसिकली ग्लोबल सीईओ और एमडी के हिसाब से थे ये, सितंबर 2011 तक। तो केवल 18 महीने इन्होंने यहां पर काम किया और उसके बाद इन्होंने भी निजी कारणों की वजह से इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये इस्तीफा दे दिया। इसके बाद है रैल्फ स्पेथ साहब। अब यहां पर ये इनिंग्स काफी लंबी चली। इनफैक्ट 2010 फरवरी 2010 में इन्होंने कार्ल पीटर फॉस्टर के अंडर ही रिपोर्टिंग शुरू की थी, पर उसके बाद 2010 से लेकर 2020 तक ये कंटिन्यूअसली एज जेएलआर के सीईओ बने रहे। तो ये एक ऐसे सीईओ थे जिन्होंने काफी लंबी पारी खेली एज ए टाटा जेएलआर के सीईओ। बट इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन थी, जो टर्म्स था, वो इनका खत्म हो गया था, तो रिटायरमेंट आ गई। तो रिटायरमेंट के बाद यहां पर जेएलआर ने थियरी बोलेरो को इन्होंने सिलेक्ट किया था सितंबर 2020 में, और अब आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास ही ये ड्यूरेशन रहा है और इन्होंने भी निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो टॉप लीडरशिप है वो बार बारी डिफिकल्टीज में आ रही है, वहां पर सीईओज रिजाइन कर रहे हैं। एंड जेएलआर आप जानते ही हैं कि टाटा मोटर्स में 70 से 75% रेवेन्यू इनका वहां से आता है। तो अगर उसी डिवीजन के टॉप सीईओज अगर रिजाइन कर रहे हैं 2 साल 1.5 साल के अंतराल में, तो चिंता की तो बात है ही। और इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया वाले नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले बाहर वाले बाहर वाले ज्यादा कर रहे हैं। ओके, तो ये 14 साल में 5वें सीईओ जो भी मिलेंगे नए वो। हाँ, वो एग्जिस्टिंग जेएलआर के सीएफओ हैं, तो उनको ही इंटरिम सीईओ अभी बनाया गया। लेकिन नया तो लाएंगे या नया हो सकता है, शायद नया लाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। जैन साहब, इतने सीईओ बदलना अच्छी बात है या बुरी बात? ये सही बात तो नहीं है। और मुझे याद है कार्ल स्लिम, जो कि अक्टूबर 2012 से 2014 तक थे, और इत्तेफाक से मेरा कोई कारण से उनसे मिलना हुआ था, वेरी फ्रेंकली, लाइफ में। एंड
देखा था। फिर बाद में उन्होंने भी शायद बहुत ही एक अजीब सी उनकी डेथ हुई थी, दैट वाज आई थिंक ही कमिटेड सुसाइड इन बैंकॉक। और उस टाइम पे वो इनफैक्ट टाटा मोटर्स वर्ल्ड वाइड के थे, वो ग्लोबल सीईओ थे, और उसके बाद से इतने चेंजेस, आई थिंक कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है। कंपनी तो ग्लोबल है मगर मैनेजमेंट अब इंडियन है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सारी चीजें, और प्लस चैलेंजिंग है काफी ये कंपनी। देखिए मैं इसलिए, आपने देखा होगा मैं बहुत कम बार टाटा मोटर्स को मैंने रेकमेंड किया होगा, मैंने किया ही नहीं। इनफैक्ट मुझे यही चीज लगती है कि इतना बड़ा डेट्स, इतनी बड़ी बैलेंस शीट और इतना कंपटीशन, यूरोप हमेशा से प्रॉब्लम में रहा पिछले कुछ सालों से, एजिंग इकोनॉमीज, और ये अभी नए इश्यूज आ रहे हैं, तो मुझे संभाव थोड़ा मतलब कंफर्ट नहीं आता है। दो काफी रिकमेंडेशंस आती हैं इसके ऊपर, बट यही कुछ रीजंस, और मुझे लगता है मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट ये जो ऐसे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो मैनेजमेंट से या जो भी है, और या फिर वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है इनटू नंबर्स और द परफॉर्मेंस, एंड हर बार क्वार्टरली रिजल्ट्स कोई इतने इंटरेस्टिंग नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट यस ये जरूरी है कि एक स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी, वो भी लीडरशिप के लेवल्स पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज स्ट्रेटेजीज और जो प्लानिंग है वहां पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड सिंस टाटा ग्रुप इज अ प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप, तो वहां पे एक एक वर्टिकल्स और या एक एक कंपनी के जो एमडीज होते हैं वो एक तरीके से उनको मालिक की तरह ही काम करना पड़ता है।